फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पोखरा और समय हो रहा है 5:30। तो मैं ये कह रहा था, हम हैं पोखरा में, ठीक, और पोखरा में इंडियन फूड मिलना मुमकिन नहीं है। जितिन सर की वजह से एक जगह मिला है हम लोग को, क्या नाम है इसका? तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेपाल से। लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया कि हम इंडिया से निकले और कई सारे प्लान हुए और लेकिन फाइनली जो हमारा लॉक हुआ वो हुआ गांधरुक। अब गांधरुक जाना है तो सबसे पहले हमको पोखरा जाना पड़ेगा। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि हम बॉर्डर से कैसे पोखरा पहुंच रहे हैं और पोखरा को नाइट में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। बाकी मेन टारगेट तो हमारा गांधरुक का ही है, लेकिन एक सफ़र है हमारे इंडिया बॉर्डर से लेके पोखरा तक। तो चलिए इस सफ़र को भी एंजॉय करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं जिस हाईवे पे, इसका नाम है सिद्धार्थ राजमार्ग और ये नेपाल की ओल्डेस्ट हाईवे में से एक है। ये हाईवे बेसिकली भुटवल को पोखरा से जोड़ता है और ये हाईवे नेपाल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके बनाया हुआ था। थोड़ा सा अभी इसकी कंडीशंस थोड़ी बीच बीच में ख़राब हो जाती हैं क्योंकि लैंडस्लाइड और काफ़ी बारिश वारिश की वजह से लैंडस्लाइड होती है और ये रास्ते ख़राब हो जाते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो 80% ये रास्ता अच्छा है। थोड़े से टर्न ज़्यादा है इस रास्ते में पोखरा जाने के लिए, लेकिन जो सीन है इस रास्ते पे बहुत ही अच्छा है। इस रास्ते पे बेसिकली जो देखने के लिए जगहें हैं वो हैं, जैसे आप भुटवल देख सकते हैं, तानसेन, पाल्पा, रामदी और वालिंग। ये काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। यहाँ की मार्केट भी अच्छी है, आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। इस हाईवे को देखा जाए तो इसका नाम NH 047 है और इसे कहीं कहीं H10 भी कहते हैं। इस हाईवे का जो निर्माण हुआ था, मुझे लगता है कि 1971 के आसपास इसका निर्माण हुआ था और ये ओपन हुआ था फॉर टूरिस्ट या लोकल के लिए भी 1972 में। और यहाँ के राजा जो वीरेंद्र थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था पोखरा से। इस हाईवे का जो सबसे टफ पैच है वो भुटवल से जब आप आगे बढ़ेंगे करीब 10 किलोमीटर का जो पैच है थोड़ा टफ है। एक्चुअली टफ इसलिए है क्योंकि उस एरिया में चट्टानें ज़्यादा है जो लैंडस्लाइड के थ्रू नीचे आ जाती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ टनलिंग का काम भी हो रहा है। टनल जब बन जाएगी तो हो सकता है कि ये रास्ता बाईपास हो जाए बाई टनल, तो मुझे लगता है उसके बाद पोखरा जाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। बेसिकली पहले देखा जाए तो पोखरा जाने के लिए लोग इस रूट को कम यूज़ करते थे और जिस रूट को यूज़ करते थे वो था आपका नारायणगढ़, मोगलिंग, और मोगलिंग के थ्रू आप जाते थे पोखरा। लेकिन अभी उस रोड पे 4 लेन हाईवे का काम चल रहा है तो रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है। तो उससे बेस्ट ऑप्शन अभी ये ऑप्शन है कि आप इस रास्ते से आप पोखरा जाओ। ये रास्ता पोखरा में बेसिकली माउंटेन्स इस रास्ते पे ज़्यादा हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ता है, लेकिन व्यू की बात करें तो इस रास्ते का भी व्यू लाजवाब है। आपके लिए ब्लॉग के लिए बता देता हूँ
ये वालिंग है। यहाँ पे जो यहाँ का जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, यहाँ सबके मकान पिंक होते हैं। किसी और कलर के करने पर परमिशन नहीं मिलती है। सारे घर पिंक होंगे। वालिंग वालिंग ये जगह, यहाँ पे सारे घर पिंक होते हैं। पिंक पिंक घर में कहीं ना कहीं पिंक कराना भी पड़ता है, गवर्नमेंट रूल है। तो अभी हम पहुंच गए हैं वालिंग, और ये वालिंग जो जगह है ये गंडकी क्षेत्र में पड़ती है, स्यांजा जिला के अंदर आती है। बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी बड़ा टाउन है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने देखा है कि यहाँ पे फार्मिंग बड़े लेवल पे होती है। अच्छे खेत हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा एक घाटी है, काफ़ी बड़ी घाटी है। इसके आसपास माउंटेन है, लेकिन ये जो पूरा आपका वालिंग है ये एक लैंड एरिया में बना हुआ है। और यहाँ की एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ मेरे को दिखाई पड़ी कि यहाँ पे मैक्सिमम 99% जो घर हैं वो पिंक कलर के बने हुए हैं। अब मैंने कहीं से सुना है कि यहाँ पे अगर आपको अपने घर का कलर कोई और कराना है तो आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अब मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि यहाँ के एक रहने वाले हैं, वो मेरे से उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम सबके घर पिंक होते हैं। अब लेट्स सी क्यों होते हैं इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। खैर कभी जब आइडिया मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। हम लोग वालिंग से निकले आगे की तरफ। अब आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे एक यहाँ पे एक अच्छी प्लेस है, उस प्लेस का नाम है गल्यां घाटी। तो चलते हैं गल्यां घाटी की तरफ। तो फाइनली हम गल्यां घाटी के चियोरी में पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है जो सिद्धार्थ हाईवे को जस्ट अपोजिट एक विलेज है जिसका नाम है, मुझे लगता है, पीलाकोट और चियोरी को कनेक्ट करता है, और जिसकी वजह से वहाँ का जो ट्रैवल टाइम है बहुत कम हो जाता है। ऐसे काफ़ी ब्रिज बने हुए हैं नेपाल में जो एक विलेज को दूसरे विलेज से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली हाईवे से कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस तरह के ब्रिज बनाए हुए हैं। ये जो ब्रिज है इसकी जो टोटल लेंथ है करीब 378 मीटर्स के आसपास है, और ये 2020 के आसपास ही बन के तैयार हुआ। और इसकी मैं आपको बताऊंगा, इस ब्रिज की जो कॉस्टिंग आई बनाने की वो करीब 18 मिलियन रुपीस के आसपास आई। तो काफ़ी महंगा ब्रिज है। इस तरह के महंगे ब्रिज काफ़ी नेपाल में बने हुए हैं। खैर हम तो एंजॉय कर रहे हैं इसको। ये एरिया अगर आप पोखरा जा रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हॉट लेके इसको देख सकते हैं, और इस ब्रिज के ऊपर जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। और बेसिकली जो ये ब्रिज है जिस रिवर के ऊपर बना हुआ है वो रिवर है अंधी खोला रिवर। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करने के बाद फिर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा व्यू आप देखिए कैसा है यहाँ का व्यू, और आप भी एंजॉय करिए। ये पीक सारी दिख रही हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई थी, उस समय पीक नहीं दिखी, लेकिन आज यहाँ से पूरी ग्लेशियर व्यू दिखाई पड़ रहा है यहाँ से।
अभी पहुंच गए हम लोग भालू पहाड़। अब इसको भालू पहाड़ क्यों कहते हैं तो ये तो देखना पड़ेगा। अक्सर मैं आया हूँ, मैंने ये देखा नहीं, माइंड नहीं किया कि इसको भालू पहाड़ क्यों कहते हैं। अब इस पर घास लगी हुई है भालू की बॉडी की तरह, इस पर ऐसा भालू पहाड़ बोलते हैं या जो भी है, भालू के शेप में होगा। कुछ तो ऐसा इसका होगा भालू से रिलेशन। देखते हैं, इसको मैं सर्च करूंगा ज़रूर कि भालू पहाड़ क्यों बोलते हैं। अब तो पोखरा लगभग पहुंच गए हम लोग। मुझे लगता है 20 किलोमीटर और रह गया है पोखरा, और टाइम हो रहा है 5 बजने वाला। 5 बजने में 1 मिनट कम है बस, लगभग 5 बज गया। और आधा घंटा हम 45 मिनट और लगेंगे लग रहा है सर। अभी बनी है, पहली बार हम भी देख रहे हैं। अरे हम भी आए थे पिछली बार, अभी कितना दिन हुआ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पोखरा और समय हो रहा है 5:30। तो हम लोग अपने टाइम से पहले, जो हमने टाइम लगाया था उससे पहले हम लोग पोखरा पहुंच गए हैं और अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। हमारा होटल वही पुराना सेडी विलेज के पास। हमारा प्लान ये है कि आज इतना घूमना है पोखरा में घूमने, और कल मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे गांधरुक के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने होटल पे, और होटल से अगर वहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता करना हो तो करेंगे और सीधा निकल जाएंगे अपना डिनर करने के लिए। तो हम लोग अपने होटल से रेडी होके निकल गए हैं पोखरा एक्सप्लोर करने के लिए। और ये फेवा लेक के किनारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप बैठ के फूड का एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ की फेवा लेक का एंजॉय कर सकते हैं, म्यूज़िक का एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ आज पोखरा की स्ट्रीट। काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा दिखते हैं। तो आज आप देखिए कि ये फेवा लेक की जो स्ट्रीट है वो कैसी है। तो पोखरा पहुंच गए थे और करीब हम लोग 5:30 बजे। उसके बाद अपना फ्रेश हुए, नहाया, काफ़ी गंदे हो गए थे। उसके बाद निकली इंडियन फूड के लिए। तो इंडियन फूड सर्च करते करते हम लोग रेस्टोरेंट में आए हैं। ये रेस्टोरेंट है होटल रेस्टोरेंट सिल्वर स्पून। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ और यहाँ का जो फूड है काफ़ी अच्छा था। आपको इंडियन
फूड का ही एकदम वाइब आएगा यहाँ पे। और बेसिकली ये जो रेस्टोरेंट है इसकी एक ब्रांच गोरखपुर में भी है, सिविल लाइंस में। अब मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये लोग बताते हैं कि इनकी है। अब देखता हूँ वहाँ पे कहाँ है। तो अगर ये गोरखपुर से लिंक है तो फूड तो इसका अपना इंडिया जैसा ही होगा। तो अभी फूड ऑर्डर किया है हमने, आता है तो मैं दिखाता हूँ फूड कैसा है। अब इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, डिनर करके वापस अपने कमरे में जाकर रेस्ट करेंगे। फिर सुबह देखते हैं क्या प्लान है। खैर अभी फूड आता है, मैं फूड दिखाता हूँ आपको कि फूड कैसा है। अगर पोखरा आप आते हैं तो यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि इंडियंस को मुझे नहीं लगता है कि मार्केट का फूड अच्छा लगेगा यहाँ पोखरा का। खैर तो ये हमारा आज का डिनर है इंडियन स्टाइल। और इंडियन स्टाइल नहीं, इंडियन फूड ही है एक्चुअली, स्टाइल तो अलग चीज़ होती है। स्टाइल फूड कैसा है? तो मैं ये कह रहा था, हम हैं पोखरा में, ठीक, और पोखरा में इंडियन फूड मिलना मुमकिन नहीं है। जितिन सर की वजह से एक जगह मिला है हम लोग को, क्या नाम है इसका? सिल्वर स्पून। नाम देख लो कितना अलग ही है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के डिनर कर रहे हैं, बहुत शानदार है। बाकी खाने दो आप लोग, बाद में बात करते हैं। अब ये फूड और कहीं नहीं मिलता अभी। डिनर करके फिर मिलते हैं होटल में। तो फाइनली हमारा इंडियन डिनर नेपाल में हो गया और फूड बहुत ही अच्छा था। लौटते वक्त हम लोग को छोटा सा ये स्केट ग्राउंड दिखाई पड़ा, तो थोड़ा सोचा हम लोगों ने कि यहाँ पे भी थोड़ा स्केटिंग करके एंजॉय कर लेते हैं। तो 10-15 मिनट हम लोग यहाँ पे रुके और स्केटिंग का एंजॉय करके फिर अपने होटल की तरफ निकल गए। तो पोखरा की शाम काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी हमने एंजॉय किया, लाजवाब डिनर खाया और हमारा डिसीजन ये हुआ कि अब चलते हैं अपने रूम में और सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को कल का इंतज़ार है। पोखरा तो हम लोग ने काफ़ी टाइम घूमा हुआ है, तो बेसिकली कुछ करने को है नहीं यहाँ पे। तो अब इसके आगे का जो व्लॉग है वो कल के सफ़र के साथ फिर से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं आपसे।